हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे रेस जुडिकाटा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो बैरेक्ट के लैंग्वेज को ही उठा के पढ़ेंगे। मतलब जो भी बैरेक्ट का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज से उठाएंगे उन कंडीशन को और एक एक कंडीशन पढ़ेंगे। और जब लास्ट में कंडीशन पढ़ लेंगे तो हम वापस से बैरेक्ट के लैंग्वेज पे जाएंगे। जब हम कंडीशन पढ़ने के बाद बैरेक्ट के लैंग्वेज पे जाएंगे तो हमें बैरेक्ट का जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है रेस जुडिकाटा को अप्लाई करने के लिए? पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी टू सूट, वन फॉर्मर सूट एंड अदर सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट एक्सप्लेनेशन 1 में मैंने आपको बता भी दिया कि जो केस पहले डिसाइड हो जाता है भले ही वो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड हो उसको हम फॉर्मर सूट बोलते हैं। अब दूसरे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। तो जो कंडीशन 2 है उसमें ये बोला गया है कि जो फॉर्मर सूट है, फॉर्मर सूट को अगर किसी कोर्ट ने डिसाइड किया है तो उस पर रेस जुडिकाटा तभी लगेगा अगर वो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को सुनने में कॉम्पिटेंट है। अब इसमें आगे क्या है भाई, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने में कॉम्पिटेंट है या उस सूट में कोई इशू रेज हुआ है जिस पे फॉर्मर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है फॉर्मर सूट्स में, तो इसमें क्या मतलब है कि वो जो फॉर्मर कोर्ट है जो फॉर्मर सूट पे डिसीजन दिया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए पूरे के पूरे सूट को सुनने में, ना कि कोई एक पार्ट को सुनने में। जब तक वो पूरे के पूरे सूट को सुनने में कॉम्पिटेंट नहीं है तब तक वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी जैसे एक्सप्लेनेशन 8 में मैंने बताया कि नहीं, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का अगर कोई कोर्ट है तो उसके पर्टिकुलर कोई इशू पे अगर उसने डिसीजन दिया तो उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। तो वहाँ पे हमने लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बात की थी। यहाँ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल कोर्ट की बात हो रही है। मान लेते हैं एक कोर्ट 1 है, यहाँ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट नहीं है। मान लेते हैं 2 सिविल कोर्ट है, कोर्ट 1 एंड कोर्ट 2। कोर्ट 1 ने कोई केस पे डिसीजन दे दिया और वो हो गया फॉर्मर सूट। अब इसके डिसीजन पे रेस जुडिकाटा तभी लगेगा, मान लेते हैं इसमें कोर्ट 2 में दूसरा केस चला गया, ठीक है। अब इसके डिसीजन पे रेस जुडिकाटा तभी लगेगा जब ये पूरे के पूरे सूट को सुनने में कॉम्पिटेंट होगी नॉर्मल कोर्ट। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का तो अलग बात है, वो तो एक्सप्लेनेशन 8 में ही है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जनरली कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट ट्राइंग टू फॉर्मर सूट का मतलब है। अब इसमें एक और बात बोलते हैं, कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट इफ ब्राउट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सूट वॉज ब्राउट। जैसे हमने वो 2004 का प्रॉपर्टी वाला केस देखा था कि उस टाइम प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या था, 2 लाख, और जो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था वो 3 लाख था। बट 2019 में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ के कितना हो जाता है, 30 लाख, और प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो जाता है, 15 लाख। तो उसमें ये देखा जाएगा कि अगर ये जो 2019 में ये देखा जाएगा कि अगर ये केस जब फॉर्मर सूट डिसाइड हुआ था उस टाइम पे इंस्टीट्यूट होती तो क्या जो पहले वाला कोर्ट इस केस को सुनी थी वो उस टाइम कॉम्पिटेंट होती? अगर कॉम्पिटेंट होती तो रेस जुडिकाटा लग जाता। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है। और ये जो पहला वाला पॉइंट है इसमें लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के केसेस से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ नॉर्मल कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात हुई है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि एक्सप्लेनेशन 8 और भी एक्सेप्शन है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये रहा कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट जो कंडीशन 2 है कि अगर कोई कोर्ट फॉर्मर सूट को डिसाइड करती है तो उसके डिसीजन पे रेस जुडिकाटा तभी लगेगा अगर वो सब्सिक्वेंट सूट को सुनने में कॉम्पिटेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। The court competent to try subsequent suit does not comprehend territorial jurisdiction. Court deciding earlier suit need not have territorial jurisdiction to try subsequent suit. तो कोर्ट यही बोल रहा है कि यहाँ जो भी जुरिस्डिक्शन का बात हो रहा है ना, जो रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट में या जो हमने एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, यहाँ जो भी जुरिस्डिक्शन का बात हो रहा है वहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बात नहीं हो रहा है, वहाँ पे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का बात हो रहा है। तो यही बात चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन वर्सेस तेलुगु चर्च काउंसिल में बोला गया है। ये कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के आगे में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने, लाइक रेवेन्यू कोर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हो गया, कोई इशू पे डिसीजन दे रखा है, अगर वो सब्सिक्वेंट सूट में वो इशू फाइल हो जाता है, किसी सूट में वो सब्सिक्वेंट इशू आ जाता है तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। इवन अगर कोई लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है जहाँ पे कोई भी कोर्ट का जो पेक्यूनरी लिमिट है वो लिमिटेड है, जैसे हमने वो एग्जांपल वाला देखा था, तो वहाँ भी अगर कोई इशू पे कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। या कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, मतलब 2 कोर्ट हैं और उनके पास सेम जुरिस्डिक्शन है,
किस सेंस में कि उनका पिक्यूनरी लिमिट भी सेम है और वो सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड इशू को डील कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं थर्ड कंडीशन, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी सेम आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली इन बोथ द सूट। अब इसमें देखते हैं क्या है, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन 3 और 4 में पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो मैटर इन इशू है प्रेजेंट केस में, प्रेजेंट सूट में, वो फॉर्मर सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू होना चाहिए, या तो वो एक्चुअली इन इशू हो या तो वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेनेशन 3 और 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने उस लेक्चर को स्किप कर दिया, अगर उस पार्ट को स्किप कर दिया, तो वापस से जाओ उस पार्ट को देखो, तब जाके आपको ये कंडीशन समझ में अच्छे से आएगा। तो एक्सप्लेनेशन 3 और 4 में भी हमने यही पढ़ा कि अगर प्रेजेंट केस में कोई मैटर आया है, अगर कोई मैटर इन इशू है, तो वो मैटर इन इशू को फॉर्मर सूट में जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू होना चाहिए, और वो जो इशू हो फॉर्मर सूट में वो आइदर एक्चुअली हो और कंस्ट्रक्टिवली हो। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब कि जो हम बोल सकते थे फॉर्मर सूट में बट हमने नहीं बोला, तो उस पर भी रेस जुडिकाटा लग सकता है। ये एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 जाके देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ये आपको थर्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो मैटर इन इशू जो होता है किसी केस में, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू, जिसको हम एक्चुअली इन इशू एक्सप्लेनेशन 3 में बात कर रखे हैं, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू एक्सप्लेनेशन 4 में बात कर रखे हैं। और एक दूसरा मैटर होता है मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा मैटर इन इशू है जो इंसिडेंटली हो, जिसको डिसाइड करने के बाद भी जो प्रिंसिपल इशू पे जो भी डिसीजन आता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना होता है, तो उसको हम मैटर इंसिडेंटली इन इशू बोलते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो रिलीफ इज क्लेम एंड येट इट इज पट इन इशू टू इनेबल ए कोर्ट टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी केस में कोई मैटर इन इशू होता है और उस मैटर इन इशू के अगेंस्ट में कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया गया होता हो, बट कोर्ट फिर भी उस मैटर इन इशू को डिसाइड करती है ताकि जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू है उसको डिसाइड कर सके। तो ऐसे मैटर को मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू बोलते हैं। अब ये मैटर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक ए नाम का व्यक्ति होता है, पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं। एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो बी के खिलाफ केस फाइल कर देता है कि बी मेरा रेंट नहीं दे रहा है। तो अब बी क्या बोलता है कोर्ट में कि मैं इसलिए रेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो लीज में इस लैंड का एक्चुअल एरिया मेंशन था उससे ये एरिया कम है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल इन इशू क्या है, यहाँ पे जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू क्या है कि बी ए को रेंट नहीं दे रहा है, बट बी वहाँ पे ये प्लीड करता है कि जो एक्चुअल एरिया है वो लीज में जो एरिया मेंशन है उससे कम है, इसलिए मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ। तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जो वो एरिया है लैंड का जो बी क्लेम कर रहा है कि वो कम है, वो सच में कम है या ज़्यादा है। तो कोर्ट उस पर डिसीजन देती है कि नहीं, ये जो लैंड का एरिया है वो ज़्यादा है, कम नहीं है, लीज में जो भी एरिया मेंशन है उससे ज़्यादा है। तो जो इस मैटर पे डिसीजन आया है कि इसका एरिया कम है या ज़्यादा है, ये मैटर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू होगा। कोर्ट इसको इसलिए डिसाइड करती है ताकि वो जो मेन मैटर इन इशू है कि रेंट बी को देना है ए को, उसको डिसाइड कर सके। तो जो कोर्ट इस पे डिसीजन देती है कि ये जो एरिया है लैंड का वो जो लीज में मेंशन है उससे ज़्यादा है, तो ये जो मैटर इन इशू होगा वो कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू होगा। तो यही बात इसमें भी लिखा हुआ है। कोर्ट हाउएवर फाइंड्स द एरिया ग्रेटर देन दैट सोन इन द लीज डीड, द फाइंडिंग एज टू द एक्सेस एरिया बिंग एंसिलरी एंड इंसिडेंटल टू द डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू इज नॉट रेस जुडिकाटा। तो जो भी कोर्ट ये इस पे डिसीजन देती है कि ये जो एरिया है वो ज़्यादा है लीज डीड से मेंशन, इस वाले डिसीजन पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो कोर्ट ने इस पे डिसीजन दिया है ये जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं है, वो कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ए रहती है और उसकी माँ रहती है, वो कोर्ट में केस फाइल कर देती है किसके खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ। किस लिए, क्योंकि जो भी पार्टीशन उसके प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो और उसके माँ को 1/5 शेयर मिल जाए। और उसके साथ साथ जो ये ए है अपने माँ के साथ जो केस फाइल की है जो भी प्रॉपर्टी का 1/5 शेयर मांगने के लिए, वो ये भी बोलती है कोर्ट में कि इसके साथ साथ मेरे को मेरे मैरिज एक्सपेंसेस मेरे चाचा से दिलवा दो।
अब इस केस में क्या है कि जो ए और उसकी माँ ने केस फाइल किया अपने चाचा के अगेंस्ट में कि वो प्रॉपर्टी का 1/5 शेयर मांग रहे हैं, ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। बट यहाँ पे जो वो बोल रही है कि इसके साथ साथ मेरे को मैरिज एक्सपेंस भी दिलवा दो मेरे चाचा से, ये मैटर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं इस केस में क्या हुआ है। The question of A's marriage expenses was not directly and substantially an issue in the former suit and was raised only incidentally in connection with the partition claim by her mother. यही बात मैंने आपको बताई। The claim of partition was dismissed. जो भी ए और उसकी माँ ने केस फाइल किया था पार्टीशन के लिए 1/5 शेयर के लिए, वो डिसमिस हो गया रहता है। बट जो वो मैरिज एक्सपेंसेस वाला इशू था, ए ने अपना मैरिज एक्सपेंसेस मांगा गया तो उसको तो सुना ही नहीं गया। वो वैसे भी वहाँ पे मैटर कॉलेटली एंड इंसिडेंटली था, डायरेक्टली नहीं था। तो अब क्या करती है ए, क्या करती है ए, वापस से केस फाइल करती है कोर्ट में और बोलती है कि मेरे चाचा से मेरे को मेरे मैरिज का एक्सपेंसेस दिलवा दिया जाए। तो उसके चाचा कोर्ट में ये बोलते हैं कि ये सिमिलर केस ये पहले भी फाइल कर चुकी है कोर्ट में और वहाँ पे वो कोर्ट डिसमिस हो गया होता है। तो जो दूसरा केस ए फाइल की होती है कि मेरे को मैरिज एक्सपेंसेस दिलवा दो, तो उसमें कोर्ट ये बोलती है नहीं, यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो ये ए ने पहले केस फाइल किया था वहाँ पे जो मेन मैटर इन इशू था, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, वो अपना वहाँ पे 1/5 शेयर मांग रही थी। और ये जो अपना मैरिज एक्सपेंसेस वहाँ पे मांगा था, वो मैटर इन इशू वहाँ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली नहीं था, वहाँ पे वो मैटर कॉलेटली एंड इंसिडेंटली इन इशू था। तो इस पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उस केस में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं था, वहाँ पे कॉलेटली एंड इंसिडेंटली इन इशू था। तो अभी जो ये ए लेके आई है मैरिज एक्सपेंसेस का केस, इस पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो यही बोला गया है। A then brought a suit against father's brother for providing marriage expenses. In this case, it was held that in the former suit, court did not go into the question of marriage expenses of A. Therefore, the former suit did not operate as res judicata on this point. और इसके साथ साथ जो A ने अपना वहाँ पे मैरिज एक्सपेंसेस मांगी थी फॉर्मर सूट में, तो कोर्ट ने तो उस पर सुनवाई ही नहीं की थी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो ये कौन से केस में ये बात बोली गई है? अलगा माई वर्सेस वीरप्पा, ये वाले केस में ये बात बोली गई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि मैटर कॉलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू क्या होता है और मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या होता है। अगर आपको फिर से एक बार बोलो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं समझ में आया है, तो आप एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 को जाके एक बार फिर से देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें बताया गया है कुछ केसेस के द्वारा कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल से देख चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अमेलगेटेड कोल फील्ड लिमिटेड वर्सेस जनपद सभा छिंदवाड़ा, इसमें ये बोला जाता है अ मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इफ इट is necessary to decide in order to adjudicate the principal issue and if the judgment is based upon that decision. तो अमेलगेमेटेड कोल फील्ड लिमिटेड में ये बोला जाता है कि कोई प्रिंसिपल इशू आया, जैसे कि मैंने वो सेल लीड वाला एग्जांपल लिया था, सेल लीड ओरिजिनल है या फिक्टियस है, मतलब फेक है। तो उसमें क्या करता है, ए जो है वो बी के खिलाफ केस फाइल करता है फॉर द सर्टन प्रॉपर्टी, फॉर द पोजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सम सेल डीड। तो इस केस में क्या है कि कोर्ट ये पहले डिसाइड करेगी कि सेल डीड जो है वो ओरिजिनल है या फेक है। तो यहाँ पे जो सेल डीड ओरिजिनल है या फेक है, ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्ट को डिसाइड करना ज़रूरी है, तभी जाके वो जो प्रिंसिपल इशू है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी तब डिसाइड कर पाएगी। वो प्रिंसिपल इशू हो गया कि जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो किसके पास जाएगा, उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो सेल डीड है वो ओरिजिनल है या फेक है। तो यही बात अमलगेमेटेड कोल फील्ड में लिखा हुआ है कि कोई भी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू तब होता है अगर कोर्ट को उस पर डिसीजन देना जरूरी हो जाता है, ताकि वो प्रिंसिपल इशू पे डिसीजन दे सके। अब मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू तो देख लिया, अब दूसरा देखते हैं केस क्या है, ईसर सिंह वर्सेस सरवन सिंह। इसमें क्या बोला गया है, अ मैटर इज कॉलेटली एंड इंसिडेंटली इन इशू इफ इट इज नेसेसरी टू डिसाइड इट इन ऑर्डर टू ग्रांट रिलीफ टू प्लेंटिफ or to a defendant and decision on such issue either way does not affect the final judgment। तो इसमें यही बोला गया है कि कोई मैटर कॉलेटली एंड इंसिडेंटली इन इशू होता है तब जबकि कोई भी कोर्ट को इस पर डिसीजन देना थोड़ा ज़रूरी लग जाता है कि हाँ इसके डिसीजन, अगर हम इस पर डिसीजन दे देंगे तो जो प्रिंसिपल इशू है
उसको हम आसानी से उस पर डिसीजन दे सकते हैं। बट जो ये मैटर पे जो डिसीजन आया वो फाइनल जजमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता हो, तो उस मैटर को हम मैटर कोलेटरली ऑन इंसिडेंटली इन इशू बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब चौथा कंडीशन पे आते हैं। चौथा कंडीशन क्या है रेस जुडिकाटा का? फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, मतलब जो पहला वाला सूट है वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए, पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। तो इसको आगे हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मैटर मस्ट हैव बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड इन द फॉर्मर सूट, कि कोई भी जो मैटर है वो फॉर्मर सूट में फाइनली डिसाइड हो गया हो। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये बोला गया है कि वेयर इन जजमेंट एंड डिक्री इन द फॉर्मर सूट it is stated that it is to be subject to a decision of high court, that decision is not the final one। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी फॉर्मर सूट में कोई डिक्री है और जजमेंट है, उसमें ये बोला है कि ये जो डिक्री है जजमेंट है ये सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट है। ठीक है, कि इसमें अभी डिसीजन हाई कोर्ट का फ्यूचर में आएगा, उसके बाद इस पर फाइनलिटी आएगी, तो वैसे डिसीजन को हम फाइनल डिसीजन नहीं बोलेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। Where former suit is dismissed on the ground of limitation, the question of title raised therein cannot be said to have been finally decided। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी केस में कोई भी टाइटल का क्वेश्चन रेज्ड हुआ है और उस केस को लिमिटेशन के ग्राउंड पे डिसमिस कर दिया गया है, तो भी इस डिसीजन को हम फाइनल डिसीजन नहीं मानेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। मैटर कैन सेड टू हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट फॉर्मर सूट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ex parte by a failure to produce evidence by a decree on an award by oath tendered under the Indian Oaths Act 1873। तो ब्रीफली जान लेते हैं इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा डिसीजन फॉर्मर सूट में दिया गया उसको हम फाइनल डिसीजन बोलेंगे, इवन वो डिसीजन एक्स पार्टे में दिया गया हो। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई सूट आया है उसको डिस्पोज कर दिया गया हो, किस कंडीशन पे, वहाँ एक्स पार्टे वाला डिसीजन हो गया हो, या कोई भी पार्टी एविडेंस को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाती है, या किसी भी अवार्ड पे कोर्ट डिक्री दे देती है, या बाई ओथ टेंडर्ड अंडर द इंडियन ओथ्स एक्ट 1873। ये सारे कंडीशन की वजह से अगर कोई केस डिस्पोज हो जाता है तो उसको भी हम फाइनली डिसाइडेड केस ही बोलेंगे। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड का क्या मतलब होता है। देखो ये चीज़ें जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ये ना, ये ज़्यादा आपको डिटेल में कोई भी नहीं बताया होगा। अब जैसे मैंने ये थर्ड कंडीशन जो था मैटर इन इश्यू वाला, इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में उतना नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर मैं उसको वापस से यहाँ समझाने लगूंगा तो और फिर ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला वहाँ जाके समझो। बट जहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को मैंने पहले नहीं समझाया है तो उसको मैं यहाँ पर डिटेल में बहुत बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो। अब आगे देखते हैं फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर एनी मैटर इज सेड टू हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। डिसीजन इन द फॉर्मर सूट मस्ट हैव ऑन मेरिट। अगर फॉर्मर सूट में जो कोई भी डिसीजन आया वो मेरिट पे होना चाहिए, तब जाके हम उस डिसीजन को फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बोलेंगे। इट कुड नॉट बी सेड टू बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इफ द फॉर्मर सूट वॉज डिसमिस फॉर द वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, फॉर डिफॉल्ट ऑफ plaintiff's appearance under the order 9 Rule 8, for the failure to furnish security or for cost, or for want of cause of action, for want of notice on the ground that it is premature। तो ये सारे कंडीशन पे अगर कोई भी सूट डिसमिस हो जाता है तो उसको हम फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कोई मेरिट पे डिसमिस नहीं हो रहा है। ये सूट कोई अगर डिसीजन आया बट उस डिसीजन को मेरिट पे होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो केस फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें यह है कि डिसीजन इन द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन नेसेसरी टू डिटर्मिनेशन ऑफ दैट सूट। तो इसमें यह बोला गया है फाइंडिंग ऑन इंसिडेंटल और अननेसेसरी इशू कांट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। आगे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब फाइंडिंग ऑन एनी इशू कैन नॉट बी सेड टू बी नेसेसरी to the decision of suit unless the decision was based upon that finding। इसका ये मतलब है कि कोई केस में कोई फाइंडिंग आया, ठीक है, उस फाइंडिंग को हम तब तक नेसेसरी नहीं बनाएंगे जो फाइनल डिसीजन आया उसके फाइंडिंग पे बेस्ड हो। फिर से वो सेल डीड वाला एग्जांपल लेते हैं। सेल, उसमें एक फाइंडिंग आया कि सेल डीड रियल है या फेक है, फिर उस पर फाइनल डिसीजन आएगा कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है वो किसका होगा। तो यहाँ पे जो सेल डीड
रियल है फेक है ये एक फाइंडिंग आया, बट ये जो फाइंडिंग है ये नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे जो फाइनल डिसीजन आएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ बोला गया है कि उस फाइंडिंग को हम नेसेसरी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उस फाइंडिंग के बेसिस पे फाइनल डिसीजन ना आ जाए। अब आगे देखते हैं क्या है। एंड डिसीजन कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन बेस्ड अपॉन फाइंडिंग अनलेस एन अपील कैन लाई अगेंस्ट दैट फाइंडिंग। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी डिसीजन हम नहीं बोल पाएंगे कि वो उस पर्टिकुलर फाइंडिंग पे बेस्ड है जब तक उस जो फाइंडिंग आया है उस पर अपील लाई ना करता हो। जैसे कि सेल डीड वाला केस है, सेल डीड में कोर्ट बताती है कि ये सेल डीड फेक है, ओरिजिनल नहीं है। तो अब जिसके खिलाफ में ये डिसीजन दिया गया वो तो अपील कर सकता है इस डिसीजन पे जाके कि हाँ ये जो सेल डीड है ये फेक नहीं है। तो ये जो फाइंडिंग आया इसी के बेसिस पे वो डिसीजन आया है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि अ डिसीजन कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन बेस्ड अपॉन फाइंडिंग अनलेस एन अपील कैन लाई अगेंस्ट दैट फाइंडिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 4 कंडीशन हमने रेस जुडिकाटा के पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। सेम पार्टीज और पार्टी अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम इन बोथ द फॉर्मर एज सब्सिक्वेंट सूट। तो एक्सप्लेनेशन 6 का मैंने जो बात किया था, ABCD वाला, रिप्रेजेंटेटिव वाला, ट्रस्ट एग्जाम्पल वाला और जॉइंट फैमिली वाला, ये सारे एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेनेशन 6 में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को भी नहीं देखा तो एक बार एक्सप्लेनेशन जाके एक्सप्लेनेशन 6 देखो, फिर यहाँ पे आना कंडीशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट्स और अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन द कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर, all person interested in such rights shall for the purpose of this section be deemed to be claim under the person so litigating। तो ये एक्सप्लेनेशन 6 में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ये जो लैंग्वेज है ये एक्सप्लेनेशन 6 में मैं ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ, एक बार वापस से समझा देता हूँ। एक ए है, इसका कुछ प्रॉपर्टी राइट होता है, ये एक्स के खिलाफ केस फाइल कर देता है, और ये BCDE होते हैं। अब ए इनसे पूछता है कि ये जो मैं प्रॉपर्टी राइट का केस एक्स के खिलाफ फाइल करने जा रहा हूँ इसमें तुम लोगों का भी राइट इन्वॉल्व है, तो तुम लोग ये बताओ मेरे को क्या मैं तुम्हारे बिहाफ पे भी ये केस लड़ूं? तो इन लोगों ने बोलता है हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लड़ो। तो ये लड़ने लगता है। तो ये मान लिया जाएगा अगर फ्यूचर में अगर इनमें से कोई भी केस फाइल करता तो उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाएगा जो ए ने इस प्रॉपर्टी राइट के खिलाफ एक्स के खिलाफ कोई केस किया था उसमें BCD का भी राइट इन्वॉल्व था, तो ये मान लिया जाएगा कि BCD भी उस केस में इन्वॉल्व थे। ठीक है, उनका भी राइट इसमें सुना गया, तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली लिटिगेशन में अपने राइट्स को क्लेम किए थे। तो यही बात कंडीशन 5 में बोला गया। मेनली कंडीशन 5 ये बोलता है कि जो भी लिटिगेशन है, जो भी सूट आया, जो फॉर्मर सूट है और सब्सिक्वेंट सूट है, दोनों में पार्टी सेम होना चाहिए या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और छठा कंडीशन क्या है, litigating under the same title interest of the party in both former suit and subsequent suit। ठीक है, मतलब डिमांड सूट भी ऑफ सेम क्वालिटी। अब छठा कंडीशन क्या है कि जो फॉर्मर सूट में लिटिगेशन किया गया था उसमें जो टाइटल था वो सब्सिक्वेंट सूट में भी वो टाइटल होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी लग जाता है, तो आगे हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो छठा कंडीशन क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ए जो है वो बी को सू करता है, क्यों? प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए। उसमें क्या बोलता है कि वो सी का हेयर है, अंडर कस्टमरी लॉ वो केस डिसमिस हो जाता है। ठीक है, फिर ए क्या करता है, सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है वही प्रॉपर्टी का टाइटल के लिए, वहां भी वो बोलता है कि वो सी का हेयर है। किस बेसिस पे? कि पर्सनल लॉ के थ्रू वो सी का हेयर है। बट यहाँ पे बैड हो जाएगा, यहाँ पे रेस जुडिकाटा हो जाएगा। भले ही वो डिफरेंट ग्राउंड क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए, बट फिर भी जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो सेम है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ए सूज बी फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज एन ऑनर डिसमिस सब्सिक्वेंट सूट फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोजेशन इज बैड। तो यहाँ पे भी जो ए है वो क्या मांग रहा है, प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहा है, भले ही वो डिफरेंट ग्राउंड पे मांग रहा है। फर्स्ट केस में जो ए है वो सूट फाइल किया है, जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वहाँ पे वो क्या मांग रहा है कि ये प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे को दे दो, भले ही वो उसका ग्राउंड डिफरेंट है, वहाँ पे अपने आप को ऑनर बता रहा है। बट दूसरे केस में जब वो केस फाइल करता है तो भी वहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मांगता है, बट उसका भले ही ग्राउंड डिफरेंट हो, वहाँ पे वो बोलता है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोजेशन ये प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे को दे दो। बट कोर्ट यहाँ पे भी रेस जुडिकाटा लगा देती है
कोर्ट इसलिए यहाँ पे रेस जुडिकाटा लगाती है क्योंकि कोर्ट ये बोलती है, ये जो आप पहले केस में आप ये लेके आए थे कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर हो आप, इसका मेरे को पोजेसन दे दो। अब दूसरा केस आप ये लेके आ गए कि एडवर्स पोजेसन के ग्राउंड पे आपको ये प्रॉपर्टी का पोजेसन दे दिया जाए। बट आप ये जो पॉइंट है ये आप पहले केस में भी क्लेम कर सकते थे, बट आप वहाँ पे नहीं क्लेम किए इस बात को, तो यहाँ पे आपका रेस जुडिकाटा लग जाएगा। कौन सा रेस जुडिकाटा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि आप ये चीज़ क्लेम कर सकते थे बट नहीं किए। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ए जो है वो बी को सू करता है, क्यों? फॉर द पोजेसन ऑफ मठ प्रॉपर्टी एज एन हेयर ऑफ महंत। अब इसमें क्या है, ए जो है वो बी को सू करता है कोई मठ प्रॉपर्टी के पोजेसन के लिए और बोलता है कि मैं पर्टिकुलर मंथ का हेयर हूं, तो ये मठ प्रॉपर्टी अब मेरा हुआ, ठीक है, अब इसका मठाधीश मैं हूं। बट ये सूट डिसमिस हो जाता है। अब ए क्या करता है, सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट में ही और बोलता है कि ये जो मठ है इसका मैं मैनेजर हूं, ठीक है। तो यहाँ टाइटल चेंज हो जा रहा है, वहां पे क्या बोलता है कि मैं यहाँ मठाधीश हूं, मैं यहाँ मठाधीश हूं। पहले वाले केस में ए जो बी के खिलाफ सूट फाइल करता है वहां बोलता है ये इस मठ का पोजेसन मेरे को दे दो क्योंकि मैं इस मठ का मठाधीश हूं। बट वो सूट डिसमिस हो जाता है। दूसरा सूट फाइल करता है, वो बोलता है कि नहीं, ये जो मठ है उसका मैं मैनेजर हूं, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि टाइटल डिफरेंट है, क्योंकि टाइटल डिफरेंट है तो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। अब एक केस है, इसमें क्या है, इन सुंदरबाई वर्सेस देवजी, इसमें ये बोला गया है इट वाज हेल्ड दैट द term same title has nothing to do either with the cause of action or with the subject matter of two suits where right claimed in the both the suits is same. Subsequent suit will not be bad even though the right in the subsequent suit is sought to be established on ground different from the one in the previous suit. तो अभी जो एग्जाम्पल हमने, ये कौन सा एग्जाम्पल दिया, जो ए बी के खिलाफ सूट फाइल करता है उस प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए, कि वो बोलता है मैं सी का हेयर हूँ, किस बेसिस पे, कि कस्टमरी लॉ पे। दूसरे में बोलता है पर्सनल लॉ पे। तो इसका जो डिमांड का क्वालिटी है वो सेम है, भले ही वो जो ग्राउंड है वो डिफरेंट ग्राउंड बता रहा है। सेम जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें बोलता है कि इस प्रॉपर्टी का पोजेसन मेरे को दे दो क्योंकि इसका ऑनर मैं हूँ। फिर दूसरे केस में बोलता है नहीं, इस प्रॉपर्टी का पोजेसन मेरे को दे दो, किस ग्राउंड पे? एडवर्स पोजेसन के ग्राउंड पे। तो भले ही वो जो दोनों केसेस में डिफरेंट ग्राउंड पे अपने राइट्स को क्लेम कर रहा है, बट जो वो राइट का क्वालिटी है, जो वो राइट मांग रहा है कि उस प्रॉपर्टी का पोजेसन दे दो, वो मोर और लेस सिमिलर है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो ये रहा कुछ कंडीशंस। अब वापस एक एक कंडीशंस को हम रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी से। तो पहला कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी टू सूट, फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट किसे बोलते हैं? कोई भी केस जो पहले डिसाइड हो चुका है, भले ही वो केस सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड हो, अगर वो पहले डिसाइड हो चुका है तो उसको हम रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट में फॉर्मर सूट बोलेंगे। फॉर्मर सूट किस में बोला गया है? फॉर्मर सूट को किस में एक्सप्लेन किया गया है? एक्सप्लेनेशन 1 में। दूसरा कंडीशन क्या है? कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, कि कोई भी कोर्ट जो फॉर्मर सूट को डिसाइड की है वो सब्सिक्वेंट सूट को डिसाइड करने में कॉम्पिटेंट हो। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा कंडीशन है, इसको किसके साथ पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 8 के साथ। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि जो पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट सूट में जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली अगर फॉर्मर सूट में है तभी जाके रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, भले ही वो जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन फॉर्मर सूट में है वो आइदर एक्चुअली इन इशू हो या कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है, तो वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा सब्सिक्वेंट सूट में। ये तीसरा कंडीशन, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। आप इसको किसके साथ पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 के साथ। अब चौथा कंडीशन क्या है कि कोई भी केस है उसमें जो डिसीजन आता है उसको हम कब बोलते हैं कि वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है। मतलब चौथा कंडीशन ये है कि जो फॉर्मर सूट है जिस पे रेस जुडिकाटा लगेगा सब्सिक्वेंट सूट में, वो फॉर्मर सूट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। और वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड किस किस कंडीशन में हम बोलेंगे उसको भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। पांचवा कंडीशन क्या है? पांचवा कंडीशन ये है कि जो फॉर्मर सूट है और जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें जो पार्टीज होने चाहिए वो सेम होने चाहिए या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। छठा कंडीशन क्या है कि जो दोनों केस में जो लिटिगेशन है वो सेम टाइटल में होना चाहिए, भले ही डिफरेंट ग्राउंड पे हो, बट जो दोनों केसेस के टाइटल है वो सेम हो। तो ये सारे 6 कंडीशन अगर फुलफिल्ड हो गए तब सब्सिक्वेंट सूट में रेस जुडिकाटा लग जाएगा, अगर वैसा कोई सिमिलर केस फॉर्मर सूट में डिसाइड हो चुका है।
तो यही रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है। अब आपने कंडीशन देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, अब हम वापस से आते हैं बैरेक्ट के लैंग्वेज पे। हम वापस से बैरेक्ट का लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो हमें अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इस बैरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्या है सेक्शन 11, नो कोर्ट सेल ट्राई एनी सूट और इशू। इसमें क्या है कि कोई सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता है, तो जो जिस कोर्ट में ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है वो कोर्ट उस सूट को ट्राई नहीं करेगी, या इवन ऐसा कोई इशू जिस पे डिसीजन आ चुका है उसको भी ट्राई नहीं करेगी। इशू से रिलेटेड क्या हुआ, जैसे हमने वो लॉटरी टिकट वाला केस देखा था कि वो टिकट ओरिजिनल है या फेक है, तो वो पर्टिकुलर इशू है जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है अपना प्राइज अमाउंट क्लेम करने के लिए, तो वो उसमें एक पर्टिकुलर इशू आ जाता है, तो कोर्ट उसको भी ट्राई नहीं करती है, वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देती। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, in which matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in former suit। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो सब्सिक्वेंट सूट आया उसमें जो भी मैटर है वो फॉर्मर सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू होना चाहिए। वो जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू है वो आइदर एक्चुअली इन इशू हो या कंस्ट्रक्टिव इन इशू हो। तो ये आप एक्सप्लेनेशन 3+4 के साथ पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे क्या है, बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टी अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसमें क्या है कि जो फॉर्मर सूट है और जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें पार्टी सेम होनी चाहिए, या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, या पहले केस में किसी पर्सन ने कुछ लोगों को रिप्रेजेंट किया हो तो भी वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि पार्टी सेम होना चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। अब आगे क्या है, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सेम टाइटल के अंडर में वो लिटिगेट कर रहे हो। दोनों केस में पहला जो फॉर्मर सूट पे डिसीजन आया है और जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, दोनों में जो वो लिटिगेशन कर रहे हैं वो सेम टाइटल पे कर रहे हो, भले ही वो उनका ग्राउंड डिफरेंट हो बट टाइटल सेम हो। ये चौथा पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं क्या है, in a court competent to try such subsequent suit or suit in which such issue has been substantially raised। ये पांचवा पॉइंट हो गया। इसमें क्या है कि जो फॉर्मर सूट में किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो भी सब्सिक्वेंट सूट आया उसमें कोई भी पर्टिकुलर इशू आया है उस इशू को या उस सूट को सुनने में जो फॉर्मर सूट में जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो सब्सिक्वेंट सूट या उस सब्सिक्वेंट सूट में पर्टिकुलर इशू को सुन सके। अगर वो वहाँ पे कॉम्पिटेंट है तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा। छठा पॉइंट क्या है कि जो सब्सिक्वेंट सूट आया है वो फॉर्मर सूट में हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। कि जो सब्सिक्वेंट सूट में जो कोई केस आया है वो फॉर्मर सूट में फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। ये लास्ट कंडीशन है। तो ये जो हमने बैरेक्ट के लैंग्वेज अभी देखे, ये 6 पार्ट्स में इसको बांटा मैंने और इसके 6 कंडीशन मैंने पढ़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेक्शन 11 का अब लैंग्वेज जाके अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्शन 11 क्या बोलना चाहता है। और सेक्शन 11 और सेक्शन 10 में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सेक्शन 10 है रेस सब जुडिस, वो जो वहाँ पे जो प्रोहिबिशन है वो बार कहाँ लगता है, ट्रायल पे लगता है। बट सेक्शन 11 पे जो बार है वो इंस्टीट्यूशन पे ही लग जाता है। अगर बाई चांस इंस्टीट्यूशन पे नहीं भी बार लग पाया तो जब हम ट्रायल स्टेज पे पहुँचेंगे और कोर्ट को ये पता चलेगा कि ये सिमिलर केस डिसाइड हो चुका है तो भी वहाँ पे ट्रायल बंद हो जाएगा। ठीक है, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि सेक्शन 10 पे जो बार लगता है वो ट्रायल पे लगता है और सेक्शन 11 पे जो बार लगता है वो सूट के इंस्टीट्यूशन पे ही लग जाता है। तो ये रहा आपका सेक्शन 11। हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया, कंडीशन बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ऐसे ही आप डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विधिशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको यूट्यूब पे देखने का मन नहीं है इस लेक्चर को, तो आप मेरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म www.vidhisala.co.in पे भी जाके ये CPC कोर्स में जाके इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।